सदियों से बंद गलियों, दरवाज़ों, खिड़कियों को खोलना, ख़ास करके अगर वो पितृसत्ता की हों तो बड़ा मुश्किल काम रहा है, हालांकि नामुमकिन नहीं रहा है। ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, अपने लेखन में उसको आवाज़ दी है। किताबों की दुनिया में स्वागत करता हूँ आपका, मैं हूँ मंजीत ठाकुर। और जैसा कि हम हर बार एक अजीम शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने अपनी कलम से अपनी एक राह बनाई है, अपना एक नाम पैदा किया है, शोहरत हासिल की है। और आज की हमारी जो मेहमान है वो है तस्नीम खान, जयपुर की मशहूर, अब तो हिंदी साहित्य की मैं कहूँगा, जयपुर में रहती हैं जी। तो जो इस बातचीत को हम सबसे पहले इस ताज़ा तरीन जो आपका जो शाहकार है, जो किताब है आपकी, उससे करना चाहेंगे कि ये जो नई किताब आ रही है जिसका अभी बस विमोचन बाकी है, हम नवाई न थी, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। दरअसल इसका प्लॉट जो है वो मुझे साल 2016-17 के समय में सूझा था, जब मैं लगातार एक गज़ल सुनती थी। सभी का प्रिय होता है कि संगीत जो सुनना होता है वो उन्हें अपने जो रूटीन लाइफ से निकलकर एक अलग दुनिया में ले जाता है, या यूं कहूं कि वो डिप्रेशन जो है अपने काम काज का, अपना रूटीन का, वो संगीत से, म्यूज़िक से दूर हो जाता है। तो म्यूज़िक मेरा फेवरेट है कि मैं दिन का एक हिस्सा जो है वो म्यूज़िक सुनने में देती हूँ, और जब कोई गज़ल मुझे पसंद आती है तो मैं उसे लूप में लगाकर बार बार सुनती हूँ। और उस समय मैं सुनती थी हम नवाई न थी, नसीर तुराबी जी की गज़ल है वो, हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी। तो वो जब मैं लगातार सुन रही थी तो मुझे ऐसा सूझा कि मुझे इस पे एक उपन्यास लिखना चाहिए, क्योंकि इतनी बेहतरीन गज़ल है और जैसा इसको समझा जाता है एग्जैक्टली वैसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ मोहब्बत हो। मोहब्बत नहीं है वहाँ, कई सारे, उस गज़ल में कई सारे ऐसे मिसरे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में आपको क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है, वो वहाँ पर बताते हैं। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। तो एक प्लॉट मुझे सूझा कि किस तरह से एक लड़का और एक लड़की है और उनकी एक कहानी आगे बढ़ती है। तो यहाँ लड़के का नाम शिवेन है और लड़की का नाम सनम है। तो दो अलग अलग तरह से आते हैं, दो अलग अलग रवायतों से दो लोग आते हैं, और किस तरह से वो आगे एक साथ बढ़ते हैं। वो हम सफ़र होते हैं लेकिन उनमें हम नवाई न थी, ये ख्याल रखना है। तो इसका टाइटल यही है कि हम नवाई न थी। हम नवाई का यहाँ ये अर्थ होता है कि आप लाइक माइंडेड नहीं हो, एक तो तरह नहीं सोच हाँ, रहे हैं। एक मत के नहीं हो, तो वही है, यकदिली, यानी एक दिल के तो हो लेकिन आपके अंदर हम नवाई नहीं है, आप लाइक माइंडेड नहीं। अच्छा, मैं चूंकि इसी किताब से इश्क के आसपास इर्द गिर्द घूम रही है कहानी, ऐसा मुझे लग रहा है, तो इश्क पर लिखना कितना मुश्किल है? क्योंकि मुझे ऐसा, जितनी किताबें मैं पढ़ रहा हूँ या देख रहा हूँ, जो पढ़ी नहीं है लेकिन नज़रों से गुजर रही हैं किताबें, कि प्रेम के आसपास दुनिया में सबसे ज़्यादा कविताएं लिखी गई हैं, और प्रेम के आसपास जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें और कहानियां भी लिखी गई हैं। तो प्रेम को नए तरीके से बिल्कुल मेरे लिए, मैं खुद भी ये मानती हूँ और बाकी मेरे जो दोस्त हैं वो भी ये मानते हैं कि मैं प्रेम को लेकर तो कभी नहीं लिख सकती। ये हमेशा से एक है कि जब मैंने कहा कि मैंने एक इश्क पे उपन्यास लिखा है तो सब मुझे मतलब चौंक के देख रहे थे। अच्छा, दरअसल लेकिन ये इश्क का है नहीं, पूरी तरह से इश्क नहीं है। जब हम प्यार करते हैं तो वहाँ एक पागलपन चाहिए होता है। प्रेम, जैसा कि मैं फिल्मों में देखती आई या किताबें पढ़ी या लोगों से सुना, तो उससे मेरा कंक्लूजन यही निकला कि प्रेम के लिए एक पागलपन चाहिए होता है। और जो दिमागी तौर पर जागरूक है वो लोग प्रेम में तो कभी नहीं हो सकते। वो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन प्रेम में वो कभी नहीं हो सकते। इसलिए मुझे ये लगता है कि मैं दिमाग से ज़्यादा सोचती हूँ। तो ठीक, मैंने इश्क के बारे में इतना कुछ पढ़ा तो मुझे लगता है कि इश्क के बारे में तो मैं तो नहीं लिख सकती। और वाकई में ये दो लोगों की कहानी है, दो लोगों की मोहब्बत में होने की कहानी है, लेकिन इसमें एक अपने अपने संघर्ष है जो किसी भी दो लोगों के बीच में हो सकते हैं। वो सनम और शिवेन के बीच ही क्यों, वो किसी के भी बीच में हो सकते हैं। दो अलग कोई भी नाम आप चुन लीजिए, उनके बीच हो सकते हैं। उनकी ज़िंदगी में जो संघर्ष है, और ख़ास तौर से एक लड़की जिस तरह से संघर्ष उठा के आगे बढ़ती है, तो वो फिर उसे क्या चुनना है वो इसके लिए क्लियर रहती है। तो यहाँ पर आज के ज़माने में लोग जो है वो
एक लाइन है ना कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, तो उस पर चलते हैं आज के लोग। आज के जो युवा है, आज की जो नई पीढ़ी है, वो पागल नहीं है इश्क को लेकर। दरअसल उसके पास अपने मसले हैं, वो उन मसलों को लेकर, वो चाहे वो उसके पर्सनल हो, चाहे उसके घर के हो, शहर के हो, देश के हो, तो वो उन मसलों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, बजाय इसके कि हमें किसी एक से इश्क करना है और उसी में जिंदगी गुजार देनी है। क्या इसके पीछे एक रीज़न ये हो सकता है? आप युवाओं का जिक्र कर रही हैं तो मन में ख्याल आया कि पूछूं कि कबीर कह के गए कि ये खाला का घर नहीं है तो शीश उतार के रखना पड़ता है पहले, हाँ। है ना, और इस बंद गली से एक ही आदमी गुजर सकता है। तो क्या ये आज के ज़माने में जब लोग मैं को, सेल्फ को सेंटर में रखते हैं, तो इसलिए इश्क नामुमकिन हुआ है? नहीं तो हमारे पास तो कहानियाँ बहुत हैं, लैला मजनू, सीरी फरहाद, डोला मारू और भी बहुत सारे। जैसे गालिब की हम यहाँ बात करें तो गालिब ने तमाम उम्र कहते हैं कि इश्क किया और शायरी लिखी। हाँ, और शराब भी पी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये 3 चीजें उनके लिए मानी जाती है। तो इश्क किया गालिब, अगर हम उन्हीं का उठाएं तो क्या वो एक ही इश्क था? गालिब ने कभी दावा नहीं किया कि मैंने किसी एक से ही इश्क किया। तो वो कई लोग होते हैं। तो ये बिल्कुल आज की जनरेशन के लिए है कि आप एक के साथ नहीं रुक सकते, आप एक के साथ जिंदगी के बारे में सोच सकते हो, लेकिन उसी के लिए अपनी जिंदगी को स्पॉइल कर देना या ख़त्म कर लेना, वो आज का युवा बेहतरीन तौर पे समझता है। और मुझे लगता है कि यही होना चाहिए कि इश्क ऐसा भी ना हो कि हम उस इश्क के इर्द गिर्द इतने फैल जाएं कि हम बाकी चीज़ों को भूल जाएं, हम अपने पेरेंट्स को भूल जाएं, हम अपनी पेरेंट्स छोड़ो, आपकी अपनी ज़िंदगी जो है वो आपको अपने तरीके से जीनी है। तो वहाँ पर इश्क एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन बाकी सारे फैक्टर भी काम करते हैं। अच्छा, जावेद अख्तर की एक पंक्ति याद आ रही है, क्योंकि अब इश्क के बारे में थोड़ी बात हो रही है। तो जावेद अख्तर साहब ने लिखा है कि शहर के दुकानदारों, तुम क्या जानो कारोबार उल्फत में, सूद क्या है जिया क्या है। तो क्या फ़ायदा है इश्क करने से, खुद को कितना फ़ायदा मिलेगा? क्या वो वाली टेंडेंसी, वो वाली सोच? बिल्कुल नहीं। अगर हम इश्क या मोहब्बत की बात करते हैं तो वो किसी भी ज़माने में किसी भी तरह से ऐसी सोच नहीं हो सकती कि जहां हम फ़ायदा या नुकसान देखें। तो फ़ायदा नुकसान तो जहां है वहां इश्क हरगिज़ नहीं है। हाँ। हरगिज़ नहीं है। इश्क तो इश्क ही होता है, उसकी कोई ऐसी ख़ास परिभाषा नहीं है कि हम उसको परिभाषित करें। लेकिन फ़ायदा नुकसान जहाँ है वहाँ इश्क नहीं है, वहाँ मोहब्बत तो हरगिज़ नहीं है। तो वहाँ तो सिर्फ फ़ायदा नफ़ा, आकर्षण तो मुझे लगता है कि आकर्षण जो है किसी के भी ज़िंदगी में हज़ारों बार होता है, लेकिन आप इश्क में कितना ठहरते हैं तो वो इश्क है। वो जो आप लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप तक पहुंचता है तो वो इश्क है। तो वही है, बाकी तो आकर्षण है सारा कुछ ही। तो और इश्क जो है वो गालिब ने कहा है कि एक आग का दरिया है, डूब के जाना है, तो इतना आसान भी नहीं होता। तो मुझे लगता है लाभ और नुकसान की वजह जो ये मुश्किल है इश्क की, ये जो है युवाओं को रोक रही है कि ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो क्या मैं ये मान के चलूं कि ये जो आपका नया उपन्यास है, जो आपका बिल्कुल नया बच्चा जो है, नवजात शिशु जो है, वो क्या रिलेशनशिप पे है इश्क की बजाय? हाँ, रिलेशनशिप पे है कि 2 लोगों के बीच में रिलेशनशिप है और वो बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें क्या करना है। उनके मन में किसी भी तरह का गिल्ट नहीं है उनके साथ होने में। वो साथ अगर वक्त बिताते हैं तो इसे लेकर भी वो इस चीज़ का दावा नहीं करते कि वो हमेशा साथ रहेंगे। वो इस चीज़ को गिल्ट बनाकर अपने ऊपर बोझ नहीं लेते कि हम साथ रहें या हमने ये पल जिया तो हमें हमेशा के लिए जीना है। जैसा कि हम ख़ास तौर से हमारे भारत के, हमारे देश के समाज के नज़रिए से देखें कि आप एक के साथ में अगर रिलेशनशिप में हैं, उसके साथ अगर आप समय बिताते हैं, वक्त बिताते हैं, तो आपको ज़िंदगी भी उसी के साथ बितानी है। तो यहाँ पर दोनों बिल्कुल क्लियर हैं कि हमें क्या करना है। तो संघर्षों में से और इश्क में से, दोनों में से किसे चुनना है, तो ये आप वो पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि दोनों ने क्या चुना। जो किताबों की दुनिया के दर्शक हैं वो जानते हैं कि मैं, जो हमारे गेस्ट होते हैं, मेहमान होते हैं, उनका परिचय एक बार में नहीं देता हूँ। इनका एक दूसरा परिचय ये है, जो बल्कि पहला परिचय है, कि ये पत्रकार हैं, 17-18 साल से राजस्थान पत्रिका से जुड़ी हुई हैं और लगातार इन्होंने महिला मुद्दों पे और भी गंभीर मुद्दों पे बहुत अच्छी पत्रकारिता की, कई पुरस्कार हासिल किए। मेरा सवाल पत्रकारिता से जुड़ा हुआ ये है कि पत्रकारिता तो फटाफट साहित्य होता है, आज लिखा कल बासी। बिल्कुल। तो पत्रकारिता में और रचनात्मकता में
यानी आप जब कोई कहानी लिख रही हैं, उपन्यास लिख रही हैं या गज़लें कह रही हैं, तो आप कैसे बैलेंस उस क्रिएटिविटी में और उस फटाफट साहित्य में कि आज ये इन्होंने ये कह दिया तो ये खबर बन गई, कल वो खबर बासी हो गई। उपन्यास तो बासी नहीं होता, वो तो हमेशा शाश्वत होता है। तो ये बैलेंस कैसे बनता है? तो ये बैलेंस बहुत आसानी से मुझे लगा कि बन गया। मैंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की। खबरें आज भी लिखती हूँ, मैं आज भी पत्रकार हूँ, काम करती हूँ, तो खबरें जो आज बनानी है वो आज बनाइए। और साहित्य जब रचती हूँ तो मुझे लगता है ये प्रैक्टिस आपको किताबें पढ़ने से मिलती है कि अगर आप बचपन से किताबों के इर्द गिर्द रहे हों या आपकी पढ़ने में रुचि है, आप लगातार, मान लो मैं हूँ तो मुझे उपन्यास पढ़ने इतने पसंद रहे हैं हमेशा से कि अगर 800-900 पेज का है तो मेरा लालच बढ़ जाता है कि इसको पढ़ना ही है। तो इस पढ़ने ने मुझे बहुत कुछ दिया या बहुत कुछ सिखाया। मेरे अंदर ही वो ऐसे बैठ गया कि मुझे कभी इसमें तालमेल बनाने के लिए मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कि मैंने 2015 से जब मैं साहित्य की दुनिया में पदार्पण मेरा हुआ था, मेरी कहानियाँ छपने लगी थी, मेरा उपन्यास आया पहला, तो मुझे कभी ऐसी मुश्किल आई नहीं कि मैं दोनों में से किसको मैं कर रही हूँ, दोनों को आपस में मिला रही हूँ या नहीं मिला रही हूँ। ऐसा कभी नहीं। जब ऑफिस में होती हूँ तब ऑफिस में होती हूँ, जो कि साहित्य जो है, पत्रकारिता आप सबके बीच होते हुए करते हो। साहित्य जो है वो एकांत मांगता है, और एकांत भी ऐसा कि जब आप खुद के साथ भी नहीं होते हो, आप किरदारों के साथ होते हो, आप किरदारों से बातचीत करते हो, किरदार आपके आसपास है, आपको नहीं मालूम घर में कौन है कौन नहीं है, आपका वो कोना जो आपको अकेला रखने में मदद करता है, आप उस कोने में होते हो और खुद के साथ भी नहीं होते हो। तो बिल्कुल मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आती जाती रही हूँ और आती जाती रहती हूँ, और ये मेरे लिए मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से होता है। दोनों ही मेरे लिए पैशन है। पत्रकारिता मेरे लिए पैशन था, इसलिए मैं तमाम विरोधों के बावजूद भी मैं इस जोखिम भी है पत्रकारिता में, चुनौतियां भी हैं, कड़ी मेहनत है। उस कड़ी मेहनत, उस थकावट के बाद किरदारों से जब मिलती हैं तो क्या उसी ऊर्जा से, उसी एनर्जी के साथ मिलती हैं? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ वहाँ मैं बिल्कुल अलग होती हूँ। पत्रकारिता और उसके बीच में एक बैरियर आ जाता है मेरा। जब मैं, जैसे ही मैं ऑफिस से निकलती हूँ और अपने आपको मैं बताऊँ एक खास बात, कि जब मैं गाड़ी में पे बैठी होती हूँ तब मेरे अंदर विचार ज़्यादा अच्छे से आते हैं। कि जब मैं ऑफिस जा रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे आज क्या क्या स्पेशल स्टोरीज करनी है, मुझे हेडिंग क्या देना है, मुझे उसका अंदर किस तरह से मुझे उस स्टोरी को बढ़ाना है, ये सब। जब मैं लौटती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे साहित्य में आज क्या नई लाइन लिखनी है, या मैं डायरी लिखूंगी तो डायरी में आज के दिन में आप हमेशा एक साथ तो नहीं लिख सकते, तो आज की क्या ऐसी 2 लाइनें हैं जो स्पेशल रही पिछले दिनों से, तो उस बारे में सोचती हूँ, फिर घर जाती हूँ, मैं वो लिखती हूँ। तो दोनों ही मेरे पैशन है, और जोखिम जो है वो पत्रकारिता में ज़्यादा है। आपके लिए, आपके पास में डेडलाइन होती है, उसके अलावा आपको जवाबदेह होना पड़ता है कि आपने क्या लिखा है, आप क्या कह रहे हैं, उसके लिए जवाबदेह होना पड़ता है, तुरंत जवाबदेह होना पड़ता है। तो उसके लिए मैं बिल्कुल जवाबदेह हूँ और बिल्कुल अवेयर होकर काम करती हूँ, क्योंकि ये मेरी आदत में आ चुका है। तो बस यही है कि सीखना होता है, तो मैंने सीखा है ये सब कुछ। अच्छा, राजस्थान की ऐसी दूसरी महिला युवा लेखिका हैं हमारी तस्नीम जी, जिनका पहला ही उपन्यास भारतीय ज्ञानपीठ से अनुशंसित हुआ, प्रकाशित हुआ, और सितंबर 2021 में इसी उपन्यास जिसका नाम था ए मेरे रहनुमा, उसका अंग्रेजी अनुवाद भी भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया। जी, ये ए मेरे रहनुमा जो है वो उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। ए मेरे रहनुमा जो है वो मेरा पहला उपन्यास है। दरअसल लोग शुरुआत करते हैं कविताओं से, खास तौर से प्रेम कविताओं से या फिर कहानियों से, लेकिन मेरी जो पहली विधा है वो उपन्यास रही। इसका मुझे बड़ी खुशी है। ये मुझे बाद में पता चला कि ये बड़ा काम है लेकिन हाँ, मेरे अंदर था। जब भारतीय ज्ञानपीठ ने उस साल 2015 में ये विज्ञप्ति जारी की थी कि इस बार हम उपन्यास नव लेखन के लिए उपन्यास उन्होंने मांगे हैं, तो मेरे दिमाग में कई सालों से 2 उपन्यासों का प्लॉट चल रहा था। तो एक जो है वो मैंने लिखा और चुपचाप उसको प्रिंट करवाया, उसको पैक किया और भारतीय ज्ञानपीठ के एड्रेस पे भेज दिया बिना किसी को बताए। क्योंकि आपके अंदर ये रहता है, जैसे मैं पत्रकारिता में आई तो राजस्थान पत्रिका एक बड़ा ब्रांड है राजस्थान का। तो जब मैं अपने क्लासमेट से बोलती थी कि मेरी शुरुआत राजस्थान पत्रिका से करूँगी, तो ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट
लड़की है, छोटे अखबारों से करनी चाहिए। और मैं कहती थी नहीं, मुझे बड़े से करनी है। और वाकई में मैंने बड़े से की और मैं आज भी उसका हिस्सा हूँ। ठीक उसी तरह से मैंने कहा कि अगर किसी को ये पता चला कि मैंने उपन्यास लिखा है और फिर मैंने भारतीय ज्ञानपीठ को भेजा है, और ये इस उम्मीद में कि भारतीय ज्ञानपीठ एक बड़ा पब्लिशिंग हाउस, वो आपके लिए माइलस्टोन का काम करता है साहित्य में, तो वो सब हंसेंगे और ज़रूर बोलेंगे कि इसको तो बहुत अति आत्मविश्वास है इसके अंदर। तो मैंने किसी को नहीं बताया, वो चुपचाप भेज दिया। और जब ये घोषणा हुई उसके अनुशंसित होने के लिए, वो पल मेरे लिए बिल्कुल मेरी जिंदगी को बदल देने वाला था। मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। मैं पत्रकार तो रही ही, लेकिन मैं एक साहित्य की दुनिया में आ गई, भारतीय ज्ञानपीठ के ब्रांड के साथ में आई। और उस उपन्यास पे मैं बात करूँ तो वो भी उपन्यास जो है वो मुझे सरोकारों पर लिखना ज़्यादा पसंद है। मेरे लिए मुझे लगता है कि मैं जब तक सरोकारों पर बात नहीं करूँगी मेरी बात अधूरी रहेगी। तो मैं वहीं से शुरू करती हूँ, वहीं से ख़त्म करती हूँ। तो उस समय जब जैसे मैं जॉब में आ चुकी थी और धीरे धीरे बढ़ रहा था ये काफिला कि महिलाएं जो है बोल्ड पेशे में भी आ रही थी, तो उस समय ये विचार था कि जो महिला सशक्तिकरण है वो आर्थिक सशक्तिकरण के साथ आएगा। लेकिन वहाँ मैं जब बाकी लोगों को देखती थी, और पत्रकार थी तो रिपोर्टर हैं तो कई सारे जिंदगियों में झांकने का हमें थोड़ा सा प्रिविलेज मिलता है, तो जब झांका तो हकीकत कुछ और थी। तो पूरा जो उपन्यास है वो इसी तरह से है कि ये गलत रहा कि हमने आर्थिक सशक्तिकरण को माना कि महिला सशक्तिकरण होगा, लेकिन उनकी चुनौतियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो वहाँ मेरे पास जो आइडिया था, मेरा ये विचार था कि ये सशक्तिकरण तब तक संपूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि हम समाज में ये बदलाव ना लाएं कि जो पुरुष है वो आपका जो है रहनुमा नहीं है, वो आपका साथी है। वो कंपेनियन के तौर पर यहाँ भेजा गया है धरती पर, तो वो आपका कंपेनियन ही है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जब तक ये विचार समाज में नहीं आएगा हमारे लिए महिला सशक्तिकरण अधूरा ही रहेगा। तो इस विचार के साथ मैंने ए मेरे रहनुमा लिखा, और उसमें 2 किरदार थे एक ही घर की महिलाओं के। एक है जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, अपने पिता के अनुसार चलती है और जो वो कहते हैं उसी से शादी करती है। वहीं दूसरी पीढ़ी है उसी घर की जो अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीती है, अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीती है। वो अपनी शर्तों पर शादी करती है, अपनी शर्तों पर प्रेम करती है, करियर को चुनती है। लेकिन जब हम देखते हैं पर्सनल लाइफ की ओर, तो उस एक पीढ़ी पहले और एक पीढ़ी बाद की पर्सनल लाइफ में कोई बड़ा फर्क ज़्यादा नहीं बदलाव नहीं है जी। वो फर्क तब तक बना रहे, वो जो एक सा है वहाँ फर्क तब तक नहीं आएगा जब तक हम कंपेनियन की जो विचार है वो समाज में न डालेंगे। तो इसी के साथ वो था। और खुशी की बात रही है, इंग्लिश का भी उसका अनुवाद हुआ और अब उर्दू में तर्जुमा हो रहा है, और वो बहुत पसंद किया गया। तो मेरे लिए वो बहुत अजीज है कि मैंने वो उपन्यास लिखा है। तो मुझे आज भी इसी बात की खुशी है, उस पहले उपन्यास को लेकर मैं ज़्यादा क्रेजी रहती हूँ। अरे वाह, क्या बात। मैं इनकी घरेलू हिंसा पर कब लगेगा लॉकडाउन, ये उन्होंने 2020 में लिखा, हाँ, 20 में लिखा था। और इस पर उन्होंने पॉपुलेशन फर्स्ट और UNFPA की ओर से लाडली मीडिया अवार्ड भी मिला उनको 2021 में, है ना? जी बिल्कुल। तो ये विषय जो घरेलू हिंसा, जैसे आर्थिक, आपने अभी बात की कि आर्थिक सशक्तिकरण के जरिए भी महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो रहा है, तो घरेलू हिंसा एक ऐसा है जिसमें अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी, हमने ऐसे केसेस देखे हैं। फेसबुक कई ऐसे हम लोगों ने अपने जाने पहचाने चेहरे देखे हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार है। बिल्कुल। तो ये इस पर क्या राय आप रखती हैं? ये घरेलू हिंसा जब हम देखते हैं तो ये सिर्फ भारतीय समाज नहीं, ये दुनिया भर की एक समस्या के तौर पर आया है सामने। और जब मीडिया इतना ब्रॉड हो चुका है तो हम देखते हैं कि दुनिया भर से ऐसी खबरें आ रही है। और भारत में हम देखते हैं कि हरियाणा की एक जो जुडिशियल सर्विसेज में जो महिला है वो जाकर पुलिस में कंप्लेन करवा रही है कि मुझे मारा गया है, पीटा गया है, और उसकी जो तनख्वाह है वो पूरी पति को हिसाब देना पड़ता है। तो जब जुडिशियल सर्विसेज की एक महिला आकर, जिसने इतना पढ़ा है, उसने समाज में कितना विरोध झेला होगा पढ़ने को लेकर, मुझे लगता है आगे बढ़ने को लेकर, उसने कितनी सारी चीज़ों को इग्नोर किया होगा उस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए। और उसके बाद आप देखिए कि वो ये कंप्लेन करती है कि उसको पीटा जा रहा है।
तो इससे बड़ी त्रासदी कुछ भी नहीं हो सकती। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण से हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक कि समाज, हमने बेटियों पर काम किया, हमने उनको पढ़ाया, हमने उनको लिखाया, हम उनका पूरा साथ देते हैं, उनका सपोर्ट बन के खड़े रहते हैं, हम समाज से भी उसको बचाते हैं कि नहीं आप जॉब करो, हम देखते हैं कि कौन तुम्हें मना करता है, वो जॉब करवाते हैं। लेकिन फिर जब शादी होती है, एक नई हाथ में जाती है, तो वहां ये सारे सपने टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बेटों पर काम नहीं किया। तो वहां जो, जब हम बेटियों पर काम कर रहे हैं तो हमें बेटों पर भी काम करना था कि बेटे जो है वो इस तरह की लड़कियां जो जॉब कर रही हैं, उनको जेंडर सेंसिटिव बनाना हो, जेंडर सेंसिटिव जो बनाना है वो हम भूल गए। हाँ, वो वहां हम भूल गए। हमने बेटियों को सपोर्ट किया, वो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमने वैसी लड़कियां अपने घर की बहू बनाने का नहीं सोचा। हमारे समाज में आज भी ये माना जाता है कि ये लड़की वर्किंग है, इसका मतलब घर तोड़ देगी, इसको हरगिज मत लाओ। कई बार कैरेक्टर पे भी सवाल उठता है। और जब वो ले आते हैं तो वो शुरू से ये डिफेंसिव मोड में चलते हैं कि ये जरूर, ये नौकरी करती है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी, चलता पुर्जा होगी, है ना? तो उसको जब कंट्रोल कर, जहां भी हम किसी भी मनुष्य को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वहीं से दिक्कतें शुरू होती है सारी। तो यही मैं सोचती हूँ कि हमारे सबसे बड़ी जो कमी है कि हमने हमारे बेटों को या ऐसा समाज तैयार करने में भी हम पीछे रहे हैं कि हम उन बेटियों को एक्सेप्ट कर सकें। उन बेटियों के एक्सेप्टेंस आज भी नहीं है जो वर्किंग है। बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक्सेप्टेंस है या समाज उनको कबूल करता है या बहू के तौर पर उन्हें कबूल किया जाता है। मिडिल क्लास में तो खास तौर से यही है हमारे भारतीय समाज में। तो बेटों पर काम करना था, वो अब भी हो सकता है, तो अभी करना चाहिए। मुझे लगता है स्कूलों में जेंडर, ये बात मैं कई बार सरकार के सामने भी उठा चुकी हूँ, राजस्थान में भी, कि जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो हम हर कॉलेज में, हर स्कूल में या हर संस्थान के अंदर हम महिला सुरक्षा के लिए उनको डिफेंस की एक ट्रेनिंग देते हैं, है ना, कि किस तरह से आप जो, लेकिन हम ये ट्रेनिंग हम गलत जगह दे रहे हैं। हमें जो ट्रेनिंग देनी है वो हमें बेटों के लिए देनी है। हर स्कूल कॉलेज में उनके लिए कैंपेन चलाना है कि वो जेंडर सेंसिटिविटी देखें, कि वो उनके साथ जो लड़कियां पढ़ रही है या घर के बाहर है, गली में है, शहर में है, ट्रेन में, बस में, जो भी मिल रही है, उनके साथ उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनके लिए उनकी सोच कैसी होनी चाहिए। तो सोच के लिए सरकारों को कैंपेन चलाना चाहिए, उसके लिए क्लासेस लेनी चाहिए या कानूनों की जानकारी देनी चाहिए कि कौन कौन से कानून हैं जिसके तहत कोई भी नाबालिग बच्चा भी उसके अंदर आ सकता है। तो ये लड़कों के लिए ट्रेनिंग का समय है कि उनको ट्रेनिंग दी जाए, बजाय सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग बालिकाओं को, वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम काम गलत जगह कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा। एक मैं आप चूंकि 2-3 सवाल आपसे इस तरह के बनते हैं। पहला ये सवाल है कि आप जब उपन्यास लिखती हैं तो किरदार कैसे चुनती हैं, किरदारों पे क्या नोट्स लेती हैं, कैसे ऑब्जर्वेशन करती हैं, पत्रकारिता में रहने का क्या उसमें कोई फ़ायदा होता है? ये सवाल हम बाद में लेंगे, लेकिन पहले मेरा एक सवाल है कि जिस आप आजकल सोशल मीडिया पे, खासकर फेसबुक और ट्विटर पे हम देखते हैं बहुत सारे लोग फेमिनिज्म का जो है परचम बुलंद किए हुए हैं। वो फेमिनिज्म कितना कारगर है? क्या वो फेक फेमिनिज्म है? क्या वो बोल कुछ रहे हैं, पोस्ट कुछ कर रहे हैं, अपनी असल ज़िंदगी में कुछ और है? दरअसल जब हम फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि फेमिनिज्म का क्या मतलब है। इसका मतलब है मानवीयता। मैं मानती हूँ कि इंसानियत की बात है। इंसानियत का मतलब है कि आपके नज़र में सारे इंसान एक बराबर हैं, उनके समान अधिकार हैं कहीं पर भी। तो फेमिनिज्म अगर महिला वर्सेस पुरुष होगा तो ये बड़ी दिक्कत है। तो फेमिनिज्म कभी भी महिला वर्सेस पुरुष या पुरुष वर्सेस महिला नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का इस दुनिया में दोनों की बराबरी पर ज़रूरत है, दोनों को साथ होना है, दोनों को कई जिंदगी बहुत सारे संघर्ष देती है, तो उन संघर्षों से साथ साथ दो चार होना है। तो इसके लिए फेमिनिज्म की जो बात करते हैं वो बिल्कुल बेहतर है। लेकिन मुझे ये लगता है हर क्रांति जो है वो आप चिल्लाकर नहीं ला सकते। हर क्रांति के लिए झंडा उठाना ज़रूरी नहीं होता है। कई बार धीरे धीरे जब आप अपने घर में, अपने समाज में, अपनी गली में जो बदलाव लाते हो वो लॉन्ग टाइम होता है। और जब हम इस तरह की मसले खड़े करते हैं सोशल मीडिया पर खास तौर से, तो वहाँ तो मसला बिगड़ ही जाता है कि आप कह क्या रहे हो, वो बन क्या गया है, और जो आपके सोशल मीडिया पर वहाँ पर लाइक कमेंट करने वाले आते हैं वो अलग ही एक हल्ला मचा देते हैं।
तो मुझे लगता है कि हल्ला मचाना जो है ना, ये इस मकसद से अगर आप फेसबुक पर आ रहे हो तो बिल्कुल उस फेमिनिज्म की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। बेशक। तो ये लड़ाई कमजोर ना हो, इसके लिए हमें कभी भी अपनी दिशा जो है वो नहीं भूलना है। तो मुझे लगता है कि दिशा से कोई भी ना भटके, और मैं खासतौर से खुद का तो ख्याल ही रखती हूँ कि मुझे नहीं भटकना है, क्योंकि मैं एक बात कर रही हूँ या एक अपने लिए सपना या मुद्दा अपने जिंदगी में साथ साथ लेकर चल रही हूँ, तो मुझे ये कहीं तो जाकर पूरा करना ही है। अच्छा, एक सवाल कि किरदार कैसे चुनती हैं? मैं वो सवाल मैंने कहा था अभी कि पत्रकारिता का जो अनुभव है, हम लोग पत्रकार लोग हर रोज नए 50 लोगों से मिलते हैं, क्या उसमें ऑब्जर्वेशन के जरिए किरदार खोजती हैं कि नहीं पहले से उन्होंने आपने एक ढांचा बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया और नोट्स लिए, उसके हिसाब से किरदार बना? पत्रकारिता आपको इस तरह से सपोर्ट करती है, हालांकि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है पत्रकारिता और साहित्य में, लेकिन पत्रकारिता इस तरह से सपोर्ट करती है कि आप एक दो नहीं कई सारी जिंदगियों के साथ जुड़े होते हो। आप हर दिन 20 नए लोगों से मिलते हो, आपके पास में 20 नए विचार होते हैं, आपके पास 20 नए किरदार होते हैं। और दूसरा भाषा, क्योंकि आप पत्रकारिता में लगातार खबरें लिखते हो तो भाषा वहाँ पर मिलती है आपको, भाषा आपके पास पहले। और भाषा बहुत ज़रूरी है साहित्य में कुछ भी रचने के लिए, कि आपके पास भाषा नहीं है तो फिर आप सोच ही नहीं सकते साहित्य तक जाने का। तो ये सपोर्ट पत्रकारिता का ज़रूर मिलता है। और रही बात साहित्य में किरदारों की, तो जैसे ही कोई किरदार टकराता है मुझे, तो फिर वो फ्रेम बनना दिमाग में चालू हो जाता है। और नोट्स मैं बनाती हूँ, वो एक एक लाइन के, दो दो लाइन के होते हैं, कि मुझे इशारतन कि मैं वो इशारा अपना खुद का ही समझ जाऊं। तो इस तरह से सिर्फ नोट्स बनाती हूँ। और फिर जब वो किरदार एक से दूसरा किरदार जुड़ता है, कहानी बनती रहती है, जब वो दिमाग में पूरी तरह से बन जाता है, हालांकि मैं फ्रेम में नहीं बांधती हूँ किरदारों को, वो उसके बाद जहाँ जाना चाहता है उसकी साइकोलॉजी के मुताबिक, कि वो क्या सोच रहा है उस तरह से सोचती हूँ, कि अब वो यहाँ बैठा है तो अब वो क्या सोच रहा है। तो उस तरह से वो कहानी आगे बढ़ती रहती है। आखिर क्या होगा मुझे भी नहीं पता होता है कि ये आखिर कहाँ जाएगा। और आखिर सोच के तो नहीं लिखा जाता मेरे ख्याल में। और लेकिन ये जरूर है कि मैं टाइटल जो है वो बहुत पहले सोच लेती हूँ। टाइटल पहले सोचती हूँ किताब का। मेरे साथ ये है कि मैं पत्रकारिता में भी जब हूँ तो मुझे कोई आर्टिकल लिखने के लिए दिया गया है, ये स्पेशल रिपोर्ट है या फिर राजनीति पर मुझे लिखना है, तो मैं सबसे पहले हेडिंग सोचती हूँ। जबकि ये होता है कि लोग पूरा अपना लिख लेते हैं, उसके बाद उसमें से हेडिंग निकालते हैं। मैं पहले हेडिंग हमेशा से, जब से शुरुआत से 2005 में जब से आई हूँ तब से मुझे ये आदत है कि मैं पहले हेडिंग सोचती हूँ। मैं कोई रिपोर्टिंग करके आई हूँ या सलमान खान से मिल के आई हूँ, तो मैं गाड़ी पर चलते हुए रास्ते में हेडिंग सोच लेती थी कि ये हेडिंग रहेगा और फिर मेरी खबर रहेगी। तो वही आदत है। अच्छा, ये अभी आपने बहुत देर पहले कुछ देर पहले आपने जो है बात की कि पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। तो अभी हमारे कुछ जेन जी वाले जो बच्चे हैं, जो गूगल जनरेशन वाले बच्चे हैं, उनका ये कहना है कि जब बिना पढ़े कामयाबी मिल रही है तो पढ़ के क्या फ़ायदा होगा। तो तस्नीम खान आज बताएं कि पढ़ के क्या फ़ायदा होता है, एक राइटर के तौर पर और एक सिटीज़न के तौर पर। बिल्कुल, आप एक आम इंसान हैं तो आपको ज़िंदगी के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना होता है। हर चीज़ में हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। हमें हमारी हेल्थ पर इन्वेस्ट करना होता है, एजुकेशन पर आपको इन्वेस्ट करना होता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर आप इन्वेस्ट करते हैं। तो आप अपनी दिमागी ग़िज़ा के लिए क्यों नहीं इन्वेस्ट करते। तो किताबें जो है वो इन्वेस्टमेंट है। वो किस तरह से आपकी मदद करती हैं, किस तरह से आपके सामने आएंगी, वो तो ये बता नहीं सकता कोई। लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैंने ज़िंदगी में जो भी विचार पाए या मैंने ज़िंदगी में जो कुछ भी पाया, मैं जो कुछ भी हूँ पढ़ने से हूँ। मैंने किताबें पढ़ी, मैंने ये सोच के किताबें पढ़ना शुरू नहीं किया था कि मुझे कुछ मिलेगा। घर में सभी पढ़ते थे किताबें, उपन्यास पढ़ते थे, साहित्य से जुड़ी सारी किताबें पढ़ते थे। वैसे मेरे अंदर वो आदत आ गई और मैंने खूब पढ़ा। आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मुझे वो माहौल नहीं मिला होता, अगर मैंने किताबें खरीद के नहीं पढ़ी होती, किताबें नहीं पढ़ी होती, तो आज मेरे पास विचार नहीं होते। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं जितनी बार उपन्यास पढ़कर कोई भी उपन्यास खत्म करके उठती हूँ तो मैं अपने आप को पहले से बेहतर पाती हूँ। एक अंक ज़्यादा देती हूँ पहले से, कि मैं मेरा जो ये विचार था ये पॉलिश होकर आया है। जो भी मैंने सोचा वो पॉलिश हुआ है। तो आपकी जो पॉलिशिंग है वो किताबें करती है, आपकी भाषा करती है। तो किताबों से तो प्यार हमेशा होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट। एक बहुत महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे, जिसका जवाब बहुत संक्षिप्त में भी आप दे सकती हैं, कि
इस आपको आगे बढ़ने में, मौके खोजने में और हिंदुस्तान में बाद में एज करियर के तौर पे भी कभी आपको कोई रास्ते में रुकावट सिर्फ इसलिए आई कि आप मुस्लिम हैं, या आपके फैमिली में कोई दिक्कत आई, आपको आगे बढ़ने में रोका होगा किसी ने कि हमारे समुदाय में, हमारे कम्युनिटी में तो ऐसा नहीं होता, और आगे नौकरी खोजने में या बाद में भी कभी ऐसा? बिल्कुल आती है। संघर्ष सभी के लिए है, स्ट्रगल सभी के लिए, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, लेकिन महिलाओं के लिए ज़्यादा होता है क्योंकि घर में पढ़ाई का माहौल था, पढ़ लिया, लेकिन नौकरी जब करने की बात आई, आप टीचर बन सकते हो, क्योंकि टीचर हमारे परिवार में मुझे प्राउड है इस बात पे कि मुझसे पहले की पीढ़ी में बहुत मेरी जो बुआएं हैं वो टीचर्स हैं, वो अब रिटायर होने वाली हैं, तो ये तो माहौल रहा वहाँ। लेकिन पत्रकार बनना है तो इस पे बहुत आपत्ति थी कि आप महिला होने की वजह से, महिला होने, मुस्लिम होने की वजह से, मुस्लिम होने की वजह से आपको अब माहौल ज़्यादा ख़राब हुआ है, आपको कदम कदम पे होना पड़ता है, लेकिन मैं खामोशी इख्तियार करती हूँ इस मामले पे। मैं अच्छा वक्त आने का इंतज़ार कर रही हूँ, और कई बार स्कूल से लेकर हुआ है। स्कूल में जब हम थे तब भी ऐसा ही होता था कि कई बार ऐसा सुनना पड़ा, वो बहुत मतलब पुरानी बात है, लेकिन जब मेरा बेटा भी 4th क्लास में था, वो भी वही मसला लेकर आया स्कूल से, तब मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे तब अफसोस नहीं हुआ था जब आप छोटी थी। जब मैं छोटी थी मेरे साथ वही हुआ स्कूल में कि खाना नहीं खाएंगे साथ में क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। जब मेरे बेटे के साथ हुआ तब मुझे लगा कि हम कुछ भी नहीं बदल नहीं पाए अभी तक, कुछ भी नहीं बदला। मतलब बदलने की जरूरत तो है ना इस फील्ड में, बहुत जरूरत है। अगली किताब कौन सी है, कब आएगी? बिल्कुल, मेरे जो अगली किताब है वो राजनीति पर है, राजनीति पॉलिटिकल फिक्शन है, वो जल्दी ही आपके सामने होगी, और एक कहानी संग्रह है वो भी होगा, और उपन्यास है जो मैं पॉलिटिकल फिक्शन की आपसे बात कर रही हूँ, तो वो एक उपन्यास होगा। और भूला हुआ दशक, मैं पहले ही बता रही हूँ कि चूंकि मैं हेडिंग या फिर टाइटल जो है पहले सोच लेती है, पहले सोच लेती हूँ, तो भूला हुआ दशक मेरा अगला जो है राजनीतिक फिक्शन है, पॉलिटिकल फिक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा बातचीत रही तस्नीम आपके साथ, और इनको हम कहीं और जा रही थी, इनको हमने रास्ते में रोक कर पहले अपनी बातचीत के लिए रोक लिया, और बहुत शुक्रिया, और बहुत आपके लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपकी हमनवाई थी, लोगों को पसंद आए, और भूला हुआ दशक इसके लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बेहद शुक्रिया। तो किताबों की दुनिया में आज की हमारी जो मेहमान थी, इनकी किताब भी आप पढ़िए, हमनवाई न थी, आज यानी फरवरी के 17वीं तारीख को ये रिलीज हो रही है। आप खरीदें, पढ़ें, और इनके फेसबुक पर जा करके उस पर कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट कि कैसी लगी किताब। और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। नमस्कार।